हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन से। थैंक यू सर अपना टाइम निकालने के लिए, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है। तो अब अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत से जुड़ी बहुत सारी बातें जो हमारे मन में होती हैं, जो हम इंटरनेट पर कहीं ना कहीं सर्च करते रहते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा हम आज लाइमलाइट में लेकर आएंगे। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास जो केसेस आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर होती है छोटे बच्चों में? देखिए, जैसे कि मैं पेडियाट्रिशियन हूँ और न्यूबॉर्न चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो बहुत सारे बच्चे तो न्यूबॉर्न्स आते हैं जी। और न्यूबॉर्न्स में जो नई मॉम होती है उनके पास क्वेरीज ज़्यादा होते हैं। Exactly. एक्चुअली दे आर नॉट आवर पेशेंट्स, दे कम फॉर अ नॉर्मल ग्रोथ क्वेरीज, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डिस्कस करने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं हमें उनके इन क्वेरीज को सेटिस्फाई करना होता है रादर राइटिंग मेडिकेशन। राइट। तो ज़्यादातर बच्चे नॉर्मल ही आते हैं और अगर हम बात करें न्यूबॉर्न में तो सबसे बड़ी समस्या उनकी होती है कॉलिकी यानी गैस। जो न्यूबॉर्न में जो गैस फॉर्म होते हैं, आपको पता होता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता है, दे आर कम्प्लीटली ऑन मदर मिल्क और इस वजह से उनके कॉलिकी बहुत ज़्यादा होते हैं जी। और कॉलिकी के सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं जो हम उनको अक्सर एक्सप्लेन करते हैं अपने ओपीडीज में। ओके सर, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मुझे लगता है कि हर घर में ये आपको मतलब मिल ही जाएगा ना, छोटे बच्चों को लेके। वैसे भी जो न्यू मॉम्स होती हैं तो एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा होती हैं और परेशान भी होती हैं, और उनके घर में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं, राइट? तो उसके लिए आप उनको किस तरीके की सलाह देते हैं? जैसा कि जब वो डिलीवर होते हैं तो उनको एक पेडियाट्रिशियन दिया जाता है जो कि उनको हॉस्पिटल में राउंड्स पे आते हैं। इसके बाद जब वो डिस्चार्ज पे होते हैं उन्हें 48 आवर्स के बाद फॉलोअप में बुलाया जाता है। जो 48 आवर्स के बाद जो फॉलोअप होता है उसमें हम लोग उनको बहुत सारी डिटेल में बातें बताते हैं कि हाउ टू फीड द बेबी, हाउ टू बर्प द बेबी, स्किन केयर कैसे करते हैं, उनका पॉटी के बारे में उनकी जानकारियाँ देते हैं, बॉडी पे कैसे कैसे रैसेज होते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वेरीज़ को हम लोग डिटेल में फर्स्ट विजिट में ही सॉल्व करते हैं। सर कुछ ट्रेडिशंस भी हैं, है ना, जो दादी नानी के ज़माने से चलते चले आ रहे हैं। बच्चा हुआ नहीं कि पहले नज़र न लग जाए, इस डर से उसको मोटे मोटे काजल लगा दिए जाते हैं, राइट? तो ये, और जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर इज़ लाइक स्ट्रिक्टली, है ना, वो तो हमें भी काजल नहीं लगाने देते हैं। खैर, तो छोटे बच्चों की आंखें तो इतनी सेंसिटिव होती हैं। एक्चुअल में ये मिथ है या सच में लगा सकते हैं काजल? देखिए, जब से न्यूबॉर्न आते हैं तो मीथ वर्सेस फैक्ट्स की एक लड़ाई चलती रहती है, जहाँ पे उनको हर कॉर्नर से एडवाइसेज मिलते हैं कि आप ये करो या ये ना करो। उसी तरीके से मॉम्स भी हमारे पास आती हैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके कि डॉक्टर साहब काजल लगा सकते हैं क्या? मैं खासकर अपने न्यू पेरेंट्स से बोलता हूँ कि इसकी वजह आप बताएं कि क्यों लगाना चाहती हैं, इसके प्लस क्या है। तो बहुत सारे मॉम्स का कहना होता है इससे आँखें बड़ी होती हैं जी। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि काजल लगाने से आँखें बड़ी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो चाइनीज़ जापानीज़ उनकी आँखें छोटी होती हैं, वो लगा लेते। तो इसके आँखों पे सिर्फ नुकसान ही है। आपको पता है कि काजल हम जला के बनाते हैं तो उसमें लेड होता है जो कि हमारे आँखों को नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत सारे मीथ फैक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा है कि काजल लगाते हैं। साथ में एक और बहुत बड़ा मीथ है, बच्चों के कान में तेल डालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स में तेल नहीं डालने चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर वो हमारे मस्तिष्क में नुकसान पहुँचाता है। तो मीथ जो है उसे क्लैरिफाई करना चाहिए और मीथ से ऊपर हट करके फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो सर लेकिन काजल लगाने से क्या क्या नुकसान हो जाता है, ये भी एक बार बता देते आप? जी हाँ, काजल जैसा कि मैंने बताया कि जलाकर बनाते हैं तो उसमें जलाने की प्रक्रिया के बाद जो उत्पन्न होता है वो एक लेड होता है जो हमारे आँखों के स्क्लेरा को डैमेज करता है। तो इससे आपके बच्चों में इन्फेक्शन हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, आँखों की रोशनी पे भी फर्क पड़ सकता है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात बता दी है, जी जो लोग डर जाएंगे। और मतलब एक्चुअली ना हर इंडियन घर में ना 2-4 डॉक्टर होते हैं, खास तौर से अगर छोटा बच्चा है तो और भी डॉक्टर लोग आ जाते हैं ना। तो इसमें इस तरीके की मिथ्स ऑलरेडी घर में होती हैं। अब आपने कान में तेल डालने वाली बात बोली, ये भी बहुत सारे घरों में देखा जाता है, तो इसके क्या नुकसान है सर? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। तो जब आप कान का तेल डालते हैं तो इंटरनल ईयर में जाता है, जहाँ पे वो जा करके रुक जाता है और वहाँ की आप सफाई नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाता है, जिससे मेनिंजाइटिस या ईयर डिस्चार्ज या ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बिल्कुल घातक है। इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक बहुत पुरानी परंपरा है और मीथ भी है कि छोटे बच्चे को हनी चटाना चाहिए। हनी एक बहुत नुकसानदायक चीज़ है अगर आप 1 साल से पहले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे एक बॉटलिज्म नाम की बीमारी होती है जो कि काफ़ी घातक है। इसलिए हम लोग 1 ईयर से पहले बच्चे को सॉल्ट, शुगर और हनी
3 चीज़ बिल्कुल नहीं देते हैं, एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओके सर, अब मिथ्स की बात हम कर रहे हैं तो पहले मिथ्स को ही क्लियर कर लेते हैं सारे। नेवल है ना, बच्चों की जो नाभि होती है बड़ी सेंसिटिव होती है, राइट, और उस पर बड़े एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, है ना, उस एम्बिगू कॉर्ड को फेल, मतलब जब तक वो कटता नहीं तब तक तो खैर ठीक है, लेकिन उसके बाद उसमें भी तेल और शहद और ऑयल, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, तो इसके क्या नुकसान हैं? देखिए, हमारी इंडियन सोसाइटी में एक धारणा ऐसी है कि जो भी चीज़ खुला हुआ है उसमें तेल डाल दो, जबकि आप देखें कि एक अम्बलाइकस हमारे वहाँ पे मल्टीपल आर्टरी और वेंस होते हैं जिसको काटने के बाद वो ड्राई होता है 7 to 14 डेज में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये खुद से ड्राई हो जाता है, उसके लिए आपको किसी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जब तक वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं होता है, अगर आप उस पर कोई तेल या नमक या कुछ डालते हैं तो उससे नुकसान ही है, तो आपको उस पर कुछ नहीं डालना चाहिए। अगर आपके वहाँ अम्बलाइकस से कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको अपने पेडियाट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए, जो कि आपको गाइड करेंगे कि उसको कैसे रखना है। आजकल की परंपरा में हम उसको बिल्कुल ड्राई रखते हैं, वह सतह 7 से 14 दिन में गिर जाता है और उस पर आपको कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, मतलब उनके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और उसका अम्बलाइकल सेप्सिस हो सकता है, जहाँ पे एक इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पस डिस्चार्ज हो रहा है तो आप बीटाडीन सॉल्यूशन लगा सकते हैं, अल्कोहल सर्फ से क्लीन कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ मेडिकल गाइडलाइंस के तहत है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको वहाँ कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। Always हमने my किसी pleasure. बीमारी के बारे में बात नहीं की, पर मुझे लगता है ये कुछ मॉम्स नाराज़ हो गई होंगी, कुछ बहुत खुश हो गई होंगी, और जो अकेले रहते हैं ना लोग, वो ज़्यादा खुश हो गए होंगे क्योंकि उनको बहुत सारी जानकारी मिली मैं इस होगी। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने बीमारी की बात नहीं की, क्योंकि हम आपको बीमार होने नहीं देना चाहते। बिल्कुल। आप अगर अपने रोज़ ध्यान रखेंगे तो आपको बीमार होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम उसी पे बात करेंगे। हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे, हम डाइट की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, तो बीमारी को हम आने ही नहीं देंगे। थैंक यू।